रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक बार फ्रंट में आ जाता हूँ। ओके, मोल कॉन्सेप्ट की पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक आइडिया है कि भी मोल कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, एटॉमिक मास है, मोलर मास है, मोलिकुलर मास है, फॉर्मूला मास है, एवोगैड्रो नंबर है, एवोग्राम है, लो स्मिथ नंबर है, ठीक है, और इन सभी नंबर्स को यूज कैसे लेते हैं, ये सारी बातें और मोल के कुछ सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक ऑपरेशन, वो हमने सीखे हैं कब? पिछली क्लास में। ठीक है, तो यदि आपको आपको देखो वो नहीं आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि वो नहीं आता है, तो जो हमारा जो ये तो लेक्चर सेकंड है मोल कॉन्सेप्ट का, जो फर्स्ट वाला है वो आप जरूर देखें उसको। ठीक है, अब बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने मोल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिया है उस पर उसको यूज करते हुए हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, किसके? मोल के। ठीक है, अब हाँ, अब इसमें एक चीज देख लो, ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक बुक का कवर पेज दिखाना चाहता हूं। ठीक है, और उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब वो फैक्ट ये है कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री को सीखने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप पूरा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है उसको आप मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझ सकते हो। मतलब एक मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसकी इसका जो एग्जांपल है वो है, आपने सुना होगा कि एक बहुत ही फेमस बुक है जेई वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, काफी फेमस बुक है आरसी मुखर्जी की। यदि आपने सुना हो तो वो जो आरसी मुखर्जी की बुक है उसका कवर पेज मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए लाया हूँ, ये देखिए। और इसमें मुझे क्या दिखाना है, इसमें मुझे आपको जो दिखाना है वो बेसिकली यहाँ पर है, आप इसमें आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंट्रोडक्शन टू द मोल कॉन्सेप्ट। आप समझे इन्होंने क्या लिखा है? ये लिख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इस बुक का टाइटल देखिए, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, और नीचे लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू द मोल कॉन्सेप्ट। यानी कि पूरी बुक में जितने भी चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, सब के न्यूमेरिकल केवल और केवल मोल कॉन्सेप्ट को यूज लेके सोल्व किए हुए हैं आरसी मुखर्जी, जो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है ना, तो ये बहुत अपने जमाने की बहुत मानी हुई बुक है ये आरसी मुखर्जी। अब इतनी ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन अभी भी इसका मुकाबला नहीं है। यदि आपको न्यूमेरिकल केमिस्ट्री सीखनी है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो इसका मुकाबला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस बुक में हर चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व किए गए हैं। अब आप देख लीजिए मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने जो पिछली बार किया है, यानी कि पिछली क्लास में किया है, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का एएमयू, जो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यूनिफाइड मास की डेफिनेशन हमने जानी है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन की हमने स्टडी की है, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, और उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को ग्रो करते हुए इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एवोग्राम, और आपका ये जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपका क्या बोलते हैं फॉर्मूला डायग्राम है, वो ये वाला कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल को मास ऑफ सब्सटेंस से भी कनेक्ट किया जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस से कनेक्ट किया, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस को यदि आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो पहले मास को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल में, और नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यानी कि ये चार टर्म है, इनको एक दूसरे में बहुत आसानी से आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले थे, नंबर ऑफ मोल का फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मोल आपको दे दिया जाए, या तो नंबर ऑफ मोल को आप Na से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज हमारे काफी काम आने वाली है। ठीक है, यदि आपको मास दे दिया जाए, मास दिया हुआ हो, और फिर आपको यदि कोई पूछता है कि भाई इसमें क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हुए या नंबर ऑफ एटम कितने हुए, तो आप इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। ठीक है, यदि आपको एक एटम का मास चाहिए तो भी आप क्या करेंगे? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na करेंगे, ये एक एटम का मास हो गया। तो ये काफी काफी कुछ ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हमने लिए हैं। कितने लिए हैं? एक है, दो है, और आपका ये क्या बोलते हैं, ये तीन है, और ये आपका चार है, और ये आपका पांच है। ठीक है, अब आज की क्लास हम यहां से शुरू कर रहे हैं।
बेसिकली ये जो एवोगैड्रो नंबर है, एक बार मैं देख लेता हूं आपने क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है, मेरे ख्याल से सब कुछ परफेक्ट है, आवाज भी मेरी सही है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या फिर Na, ठीक है। एक्चुअल में ये कितना बड़ा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, एवोगैड्रो नंबर को यहाँ पर लिखा गया है, ये देखो 6 के आगे कितने डिजिट, और ये मतलब यहाँ पर ये 20 जीरो लगे हैं, देखो ये 20 जीरो लगे हैं। ये एवोगैड्रो नंबर को मैंने वैसे लिख दिया, बिना डेसिमल के, जितने जीरो लगाने थे उतने लगा दिए मैंने, ठीक है। अब ये नंबर कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं आपको बताता हूं, है ना। अर्थ की जो पॉपुलेशन है, यहां से देखो ये रहा अर्थ की पॉपुलेशन, वो कितनी है, वो केवल इतनी है, ये देखो वो केवल इतनी है, यानी कि 10 टू पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू पावर 10 के इक्वल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली है ये डेटा, ऐसे मत समझ लेना आप कहीं, ठीक है। तो ये मतलब पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 10 के आसपास के मैग्नीट्यूड की है, ठीक है। आप देखो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, सन और अर्थ के बीच में जो सेंटीमीटर में जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग इतनी है, यानी कि वो कितने मैग्नीट्यूड की है सेंटीमीटर में, ये आपका 10 हो गया ना, तो 11 12 13 और 14, ठीक है। तो ये लगभग लगभग 10 टू पावर 14 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है ना। किसकी, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस 10 टू पावर 14 की रेंज की है, ये रेंज है बेसिकली, एग्जैक्ट डेटा मत समझ लेना आप इसको, ठीक है ना। अब अर्थ की जो एज है वो सेकंड में जो अर्थ की एज है वो इतनी है, देखो ये कितना हो गया, ये 10 टू पावर 17 सेकंड के और ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ठीक है। 10 टू पावर 17 सेकंड है अर्थ की एज, ठीक है। अब आप देखो वर्ल्ड में जितने भी ओशियन है, जितने भी समुद्र है, ठीक है, उनमें कितना लीटर पानी है, टोटल कितना लीटर पानी है, वो यहां तक इतना है, तो वो कितना हो गया 17 यहां तक आ गया ना, 18 19 20 21 22, तो 10 टू पावर 22 लीटर, ये पूरे जितने भी आपके आप जीके में पढ़ते हो ना, ये आपके अलग अलग जो महासागर हैं वो सब में मिला के 10 टू पावर 22 लीटर के आसपास पानी है। अब आप देख लो इन सबसे बड़ा है एक जो क्या बोलते हैं, जो एवोगैड्रो नंबर है वो इन सबसे बड़ा है, वो यहां तक आया है, देखो, ठीक है। तो वो इन सबसे बड़ा है, यानी कि अर्थ की पॉपुलेशन, अर्थ की एज सेकंड में, अर्थ और सन का डिस्टेंस सेंटीमीटर में, जितने भी समुद्र है सब में लीटर में पानी, इन सबसे बड़ा है आपका एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एक मोल में जो पार्टिकल होते हैं, है ना, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, वो इन सबसे ज्यादा है। आप कह सकते हो कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये, है ना, जितने भी समुद्र है उनमें पानी से ज्यादा, अर्थ की एज सेकंड से ज्यादा, ठीक है, पॉपुलेशन से ज्यादा, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो आपका एवोगैड्रो नंबर है वो एक्चुअल में कितना बड़ा नंबर है। ये देखो मैंने इसको वापस आपके लिए साफ कर दिया, नीट एंड क्लीन, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये इसका इसका मतलब ये कितना बड़ा नंबर है बोल करके, ठीक है ना। ओके, अब हाँ, ओके, ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, जो फंडामेंटल फॉर्मूले हमने लिए हैं उनके बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ सवाल सोल्व करने वाले हैं। देखो भाई बात ऐसी है, जिस तरह से हमने जो पार्ट 1 में मोल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने एकदम बेसिक से लिए थे, एकदम बेसिक से, जीरो से, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता हो उसको भी मोल पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे वो एक फिजिक्स की कोचिंग नहीं थी क्या यूपी में, आपको याद आ रहा हो तो, जिसके एड में वो ये लिखते थे, एड में ये लिखते थे कि मजदूर को भी फिजिक्स सिखा देंगे, ऐसे लिखते थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी हम फिजिक्स सिखा देंगे, ये उनके उनके एड में ये लाइन रहती थी, ठीक है, कि भाई टीचिंग ऐसी कि मजदूर को भी फिजिक्स सिखा दे, ठीक है। तो वैसे ही जो हमने जो हमारा जो क्या बोलते हैं लेक्चर लिया है पिछले वाला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, उसको यदि कुछ भी आइडिया नहीं है मोल के बारे में तो वो कंप्लीट आइडिया लग जाएगा, प्लस में उसमें मोल से रिलेटेड एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप कवर कर लीजिए, और इसमें हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे कोर्स में अपलोडेड हैं उनको हम लोग सोल्व करने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। देखते हैं कितने हम लोग सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने क्लास 11 में, क्लास जो 11 एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है
उसमें मोल कॉन्सेप्ट का हेडिंग है, और उसमें जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के 3 या 4 एक्सरसाइजेज ज्यादा नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो पहले एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, उसके बाद में, है ना, उसके बाद में हम लोग जो अलग अलग एग्जाम आई हुई है उनमें जो जो कोई भी क्वेश्चन है वो हम लेते जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना कर पाएंगे घंटे भर में। ओके, अब आप तैयार हो जाइए। क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 का 1.10 प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है मोल की, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, यस। अब आप देखो जरा क्या लिखा हुआ है, 3 मोल्स ऑफ, अब आप समझते जाइए, आप समझेंगे तो आप क्या है कि इनको सोल्व करते चले जाएंगे। कहीं भी अटकते हैं तो जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिए बस, ठीक है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल है, उनमें आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। तो भाई कार्बन एटम के कितने मोल होंगे, भाई इथेन के 3 मोल हैं। देखो इथेन ये है, इथेन के एक मोलिक्यूल में, ये इथेन का एक मोलिक्यूल है, कार्बन के कितने एटम होंगे, 2 कार्बन के एटम होंगे। सही बात है ना, एक मोलिक्यूल में। तो एक मोल में कार्बन के कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, ठीक है। तो 3 मोल में कितने कार्बन के मोल होंगे, 6 मोल होंगे। तो इसमें आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, वो आ गया आपका 6 मोल। बात आपको समझ में आई, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अगला है उसमें आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के कितने मोल हैं, तो भाई देख लो जरा, 3 मोल में अब आप ये तो बता ही सकते हो कि हाइड्रोजन का कितना एटम है, हाइड्रोजन का कितना मोल है। तो एक मोल में, एक मोलिक्यूल में 6 मोलिक्यूल है, तो एक मोल में 6 मोल होंगे, तो 3 मोल में आपके 18 मोल होंगे। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन, अब आपको पता ही है नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल का निकालने का यही फॉर्मूला है आपका। नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको एन से, बात खत्म। ये आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल इनटू आपका एन ए। तो नंबर ऑफ मोल कितना है, 3। नंबर ऑफ एन ए का नंबर, एन ए की वैल्यू क्या हुई, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये आ गया 18 पॉइंट आएगा, 18.066 इंटू 10 टू पावर 23 आपके इथेन के मोलिक्यूल हो गए, C2H6 के मोलिक्यूल, ठीक है। इसमें कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे हो तो जल्दी से कमेंट में कर देना, ठीक है। ये मैंने सोल्व कर दिया, बेसिक सा क्वेश्चन था। क्लास 11 चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, ठीक है। और आप इसमें देखिए कि विच क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। देखो भाई, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सबसे ज्यादा यदि मोल कॉन्सेप्ट पे किसी तरह के सवाल आए हुए हैं तो वो यही है। वो सैंपल देकर के पूछेगा, सबसे कम एटम किसमें है, सबसे ज्यादा एटम किसमें है, सबसे ज्यादा मास किसका है, बस इसी तरह से पूछेगा। तो यदि आपने एक पकड़ लिया ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब आप इनका एटॉमिक मास लिखते चले जाओ। एटॉमिक, अब एनसीईआरटी इन्होंने एटॉमिक मास दिया नहीं, वैसे देते हैं, एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, फटाफट आप समझ लेना, ठीक है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है देखो 79, और एटॉमिक जो मास होता है वो लगभग 198 के आसपास होता है, 197 होता है शायद, 197 198 जो भी है, ठीक है। ये इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। यानी कि इसका मोलर मास कितना हो गया, इतना 197 ग्राम। ओके, अब Na का आप जानते हो 23U, इसका क्या होता है, एटॉमिक मास। तो मोलर मास कितना हो गया, 23 ग्राम, ठीक है। इसमें आप जानते ही हो क्या कि लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7U, तो मोलर मास कितना हो गया, 7 ग्राम, ठीक है। क्लोरीन के लिए आप जानते ही हो, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो ये मोलिक्यूल है क्लोरीन का। तो इसमें क्या बोलते हैं, 71U इसका हो गया मोलिकुलर मास, और 71 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। इतनी बात पता चली। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा एटम किसमें है, सुन लो, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। वेरी सिंपल, जितने ज्यादा मोल होंगे
पार्टिकल उतने ही ज्यादा होंगे, ये तो आप जानते ही हो। जैसे आप पेन खरीद के लाओगे, जितने ज्यादा दर्जन खरीद के लाओगे, 3 दर्जन खरीद के लाओगे, 5 दर्जन खरीद के लाओगे, 10 दर्जन खरीद के लाओगे, तो आपकी दर्जन डोजन जितनी ज्यादा होगी, आपके नंबर ऑफ पेन भी उतने ही ज्यादा होंगे। वैसे ही नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही ज्यादा होंगे। इसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो आपके पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो कितना है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है। हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, एन का। एन नंबर ऑफ मोल है गिवन मास डिवाइडेड बाई आपका मोलर मास। ये हमने लगाया किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल का। अब देखो गिवन मास सब में 1 ग्राम है, तो गोल्ड में नंबर ऑफ मोल कितना हुआ, 1/197, यही तो हुआ। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, आप देख लेना। इसमें सोडियम में कितना हुआ, 1/23, यही तो हुआ नंबर ऑफ मोल, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। लिथियम में कितना हुआ, 1/7, और ये इसमें कितना हुआ, क्लोरीन में कितना हुआ, 1/71, ठीक है। और अब आप एक चीज और देखो, नंबर ऑफ एटम पूछा है और ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये तो नंबर ऑफ मोल आ गया। और एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फाइनली ये डेटा क्या आएगा, ये डेटा आएगा आपका क्लोरीन वाला 1/35.5। तो दोस्तों अब बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन है, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल का मैंने लिखा है फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब बताओ ये नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा किसका है। अब आप फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स तो तैयार कर ही रहे हो, कोई आपको कहे कि ये जो 4 गोले किए हुए नंबर हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 1/7 है। 1/7 का मतलब नंबर ऑफ मोल ये सबसे ज्यादा है, लिथियम में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, आंसर थर्ड आएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई, आगे चलते हैं, ओके। अब ये आपने सबने आंसर दे दिया, मैंने भी इसको समझाने की कोशिश करी है। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन, अच्छा इन्होंने पूछा है एक कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास एनसीईआरटी का है भाई, देख लेना 1.30, कई एग्जाम में आ चुका है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये वाला कई एग्जाम में आ चुका है। और इस वाले ने तो धूम मचाई हुई है, किसने, इसने, ये तो कईयों में ही आ चुका, इसका तो होता पता ही नहीं है, इतनी बार आ चुका, ठीक है। अब ये देख लो आप, ये कईयों में आ चुका, नीट में भी एक बार आ चुका है। अब ये कौन सी एक्सरसाइज आपको बताऊं मैं, चैप्टर एंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ठीक है। व्हाट विल बी द मास ऑफ C12 एटम इन ग्राम, ग्राम में एक एटम का मास क्या होगा। चलो भाई हम क्या जानते हैं कार्बन के लिए, कार्बन के लिए हम जानते हैं उसका एटॉमिक मास 12U होता है, तो मोलर मास कितना हुआ, 12 ग्राम हुआ। मोलर मास यानी कि एक मोल में कितने कार्बन एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 आपके कार्बन एटम होंगे। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि इतने एटम का इतना मास, सुन लो वापस, इतने एटम का इतना मास होता है, क्योंकि ये सारा का सारा 1 मोल होता है, 1 मोल, बस ये 1 मोल नहीं होता, ध्यान रखना, ये 1 मोल के इक्वल नहीं है, ये तो बेचारा एक एटम है, मतलब एक एटम का मास है ये तो, ठीक है, एक एटॉमिक मास है उसका, ठीक है, ये 1 मोल नहीं है। 12 ग्राम और ये जो है एन, ये 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब इतने मोलिक्यूल का इतना मास कितना, 12 ग्राम, तो एक मोलिक्यूल का कितना मास, ये तो छठी क्लास का बच्चा भी बता देगा, ये तो हम छठी में ही तो पढ़ते हैं कि भाई 12 लड्डू का ये 15 रुपया, तो एक लड्डू का कितना रुपया, वही तो ये पूछ रहा है, और पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको आप बता दो, इतने एटम का 12 ग्राम, तो एक एटम का कितना, एक एटम का 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट कर दो। अब इसमें क्या कहानी है, ये तो कहानी खत्म हो गई, कैसे खत्म हुई मैं बताता हूं आपको। 12 और ये हो गया, तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दो, ये मेरे ख्याल से 1.99 आएगा, क्योंकि देखो 2 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 0.22 है ना, देखो 12 को 6 से काटेंगे ना, तो 2 तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 1.99 आएगा और इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा, 23 ऊपर चले जाएंगे, ये ग्राम आ गया, ये एक कार्बन एटम का मास है। तो फॉर्मूला हमने क्या लगाया, फॉर्मूला हमने लगाया एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na। ये किसका फॉर्मूला है, ये है दोस्तों, ये है मास ऑफ 1 एटम। ये लो, एक एटम का, थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिख दिया, ये कोई बात नहीं, मास ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला ये हो गया, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na। 12 ग्राम को इससे डिवाइड करेंगे, ये नंबर आ गया। इसमें कहीं ऑब्जेक्शन है तो बता दो, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्शन है तो बता दो, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे, आपने देखा सिंपल सी कैलकुलेशन है, अरे कुछ है भी नहीं, ये सारी वही है, देखो मेरी बात सुनो,
रीजनिंग पे यदि आपकी पकड़ है, मैथमेटिक्स यदि आपको क्लास 8 तक आती है, 8 तक, लेकिन मैथ सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्लास 8 तक की यदि आपको मैथ, आज छोड़ो 6 तक की मैथ्स आती है, और यदि रीजनिंग में थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, तो मोल कॉन्सेप्ट में जिंदगी में नहीं अटकोगे, जिंदगी में भी नहीं अटकोगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है, इधर का उधर करना है, ठीक है। ओके, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, इधर का मैं उधर करता जाऊंगा और सवाल सोल्व होते जाएंगे। यस, चलते हैं आगे। अब ये भाई खतरनाक सवाल आ गया, एनसीईआरटी का, क्लास 11 का। इसने तो मतलब इतनी धूम मचाई हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही गजब सवाल डिजाइन हुआ है, ठीक है। और अब आप देखिए, अब फिर इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी क्यों सोल्व करनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। देखो, ये सवाल जिसने कर लिया ना, ये लास्ट है, ये मान लेना एनसीईआरटी का, ठीक है। ये कर लिया तो आपका ये क्या है, पूरा जर्नी खत्म, ठीक है, मोल वाला खत्म। ओके, नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। किस किस में, एक तो हमें निकालना है 52 मोल्स ऑफ एआर में, 52 मोल्स ऑफ एआर में हमें निकालना है। तो भाई हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू Na, यही तो आएगा। तो ये जो पहला है, पहला यदि हम सोल्व करें तो कितने मोल दिए हुए हैं, 52 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23, इतने Ar एटम होंगे। ये लो, किसमें, 52 मोल में। किसी को कोई शक, नो शक। ओके, आगे चलते हैं। 52U ऑफ He, इसमें मुझे आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। नंबर 2 मैं सोल्व कर रहा हूं, आपके सामने लिखा है 52U ऑफ He। ये एनसीईआरटी का सवाल है, नीट और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सब में आ चुका है, सब में आ चुका है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, अच्छा सवाल है। 52U ऑफ He, आपको बताना है नंबर ऑफ He एटम्स। ये लो, नंबर ऑफ He एटम्स, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में मैं कर रहा हूं इंतजार, मैं कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में इंतजार। ट्वेंटी इंटू 52, ये किसका लिखा है जैन साहब आपने, 20 इंटू 52, Na इंटू 20 इंटू 52, AR का लिखा है क्या, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, आप लोग क्यों कंफ्यूज आए हो, ये बहुत धमाकेदार सवाल है ना, बहुत ही ज्यादा। आप देखोगे ना इसको, तो इसी सवाल पे डिजाइन किए हुए कम से कम 10 बार एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आ गया। वो करते क्या, मैं बताऊं आपको, कभी इसको 100U ले लेते हैं, एक बार 100U आया हुआ है, ठीक है, एक बार तो यही आया हुआ है, एक बार 100U आया हुआ है, ठीक है। एक बार ऑक्सीजन कर दिया इसकी जगह, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही रखा है। ये मेरा फेवरेट सवाल है, ये जो है ना नंबर 2, ये मेरा फेवरेट सवाल है, ठीक है। ये आपको मोल की बारीकी समझा देगा, बस यहां से आप फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ओके, 52U में कितने He एटम हुए, एक बात बताओ मुझे, एक He का एटॉमिक मास कितना होता है, 4U, यही तो होता है 4U, ठीक है। ये कितने का होता है, ये होता है मास ऑफ आपका एक He एटम, एक He एटम का यदि U में आप लिखोगे तो कितना आएगा, 4U। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कोई आपको राह चलते ही पूछ ले कि He का एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बताओगे, 4 ग्राम, बता मत देना वरना डांट के चला जाएगा। 4 ग्राम इसका मोलर मास है, ठीक है, 4 ग्राम इसका मोलर मास है, एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक मास ये है, मास ऑफ वन एटम 4U। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो जब 4U होता है एक एटम का, तो 52U कितने एटम का है, पूरी दुनिया जानती है। अब इसको छठी क्लास का बच्चा भी सोल्व कर देगा, 13 एटम, बात खत्म, बात खत्म। समझ में आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 52U जो है उसमें केवल और केवल 13 एटम होता है, इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 13 इंटू Na क्यों कर रहे हो भाई, ये नंबर ऑफ Na कहां से आ गया,
156 मोल, ये कहाँ से ला रहे हो कैलकुलेशन? मैंने कहा था ना ये सवाल ऐसा है जो यदि जिसको जो जो थोड़ा सा यदि जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उसको धोखा हो सकता है पूरी तरह से। आप समझ लीजिए 52U का मतलब जब एक He एटम का मास होता है 4U, U की टर्म्स में एक He एटम में कितना होता है 4U, तो 52U में कितने एटम होंगे 13 He एटम, बात खत्म। 52U डिवाइडेड बाई 52 डिवाइडेड बाई 4, वेरी सिंपल, ठीक है। जब आपको कोई क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं छोड़ो, एग्जाम्पल देने से टाइम वेस्टेज होता है। ये देखो 52 ग्राम में कितने होंगे He, अब ये देखो यहाँ आई ना काम की बात, 52 ग्राम में अब आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है और नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं थर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको नीचे ले सकते हैं क्या? योर ऑनर ने जगह छोड़ी है क्या इसको नीचे लेने के लिए? यस योर ऑनर, हम इसको नीचे ले सकते हैं और वहां थोड़ी सी जगह क्रिएट कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब आप देखो 52 क्या बोलते हैं 52 ग्राम है हमारे पास, ठीक है, ऑफ He। अब 52 ग्राम में देख लो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल होता है दोस्तों गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 52 ग्राम, मोलर मास कितना है 4 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया 13, ठीक है, ग्राम से ग्राम गया, ये से ये गया, 13 मोल आ गया। 13 मोल में कितने पार्टिकल होंगे 13 इंटू Na, अब Na की वैल्यू रख दो और आप मल्टीप्लाई करते रहो और बात खत्म, ठीक है। तो ये जो सवाल था ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। ये 30, अच्छा आपने जो लिखा है 13 Na वो लास्ट वाले का लिखा है, मैं समझ गया, यस ओके। अब ये दोस्तों कोर्स में, हमारे कोर्स में मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, वो मैंने यहाँ रखने की कोशिश करी।